मेरी फितरत है कि मैं तुझसे इतना प्यार करूं। मेरी फितरत है कि मैं तुझसे इतना प्यार करूं। मैं इतना चाहूं तुझे जान ये निसार करूं। मैं निवेदित करूंगा कि स्टूडियो में आए आदरणीय हरीश जी व्यास साहब, आदरणीय जी। आप दर्शकों में देख रहे हैं कि हमारे बीच में हमारे पास उपस्थित हैं आदरणीय गुरुदेव हरीश जी व्यास, जो काव्य के क्षेत्र में कई उपलब्धियों को छुआ है। आपने टीवी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं। आपका अभी हाल ही में महाशिवरात्रि पर उज्जैन में जो शाही सवारी निकली थी, उसमें एक आपका लिखा गाना खूब पॉपुलर हुआ था और खूब चला था, खूब धूम मचाई थी। और ऐसे कई गाने, ऐसे कई गीत उनसे अपन आपसे रूबरू कराएंगे। मैं सबसे पहले आपसे पहला सवाल है, और अभी हाल ही में जो लेखनी से आपने देखा होगा कि अश्लीलता, फोड़ता, उन चीजों से परे जाकर आपने एक मुकाम बनाया है, उस ऊंचाई को छुआ है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? पहले तो परिंदा परिवार को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और आपसे मिलने का यह अवसर प्रदान किया। और जश्न कलाम के माध्यम से परिंदा एक ऐसी ऊंचाई की ओर चलने के लिए तैयार है जहां से उड़ान ऊंची होती ही चली जाए, उसकी यही मैं कामना करता हूं। और अश्लीलता का जहां तक सवाल है, क्योंकि आजकल जो दिखाया जा रहा है, जो परोसा जा रहा है, जो हमारे पास पहुंच रहा है, उस सब में कहीं ना कहीं अश्लीलता व्याप्त है। लेकिन कवि धर्म उससे परे है। अब ये कवि पर निर्भर करता है कि वो किसे अपनाता है, कविता को अपनाता है या अश्लीलता को अपनाता है। अश्लीलता से आप तालियां जरूर पा सकते हैं, लेकिन उससे आपको दिलों में स्थान नहीं मिलेगा। और दिलों में स्थान अगर किसी को मिलना है तो एकमात्र उसका आधार है कविता, शायरी, गीत, गजल, नज्म। ये ही उनके मन को उद्वेलित करते हैं, मन को आनंदित करते हैं, अभिभूत करते हैं। और यही कारण है कि कविता जिंदा इसीलिए दूर दूर तक, लंबे समय तक रहती है। और ऐसे कई गीतकारों के उदाहरण हमारे सामने हैं। कवि प्रदीप का नाम आप जानते हैं। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ऐसे लोगों के गीत अमर गीत हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज भी उतने ही मौजूद, आज भी कोई बदलाव नहीं आया उन परिस्थितियों में। इसलिए अश्लीलता क्षणिक होती है, लेकिन कविता, गीत शाश्वत होते हैं, जिनका कभी अंत नहीं। हमारे आजादी को इन्हीं ने दिलवाई। जी बिल्कुल। आजकल कविता का मूल्य बदल गया है, संस्कार बदल गए हैं। इसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आज कविता का मूल्य, अगर मैं कविता के मंचों की बात करूं तो कविता के मंच तो बिल्कुल व्यावसायिक है, और वहां केवल व्यावसायिक समझौते होते हैं, कविता का समझौता नहीं होता। कविता इसलिए वहां नहीं होती कि वहां व्यवसाय है, और जहां व्यवसाय है वहां कविता कैसे हो सकती है। मुझे अच्छी तरह पता है, जब नीरज जी, हम लोग बाल कवि बैरागी जी, नीरज जी, गिरिवर सिंह भौर, काका हाथरसी जी और गोपाल प्रसाद व्यास जी, तो जब हम लोग कविताएं पढ़ते थे तो सच यही था कि उस समय कोई चुटकुलेबाजी नहीं होती थी, कोई बकवास नहीं होती थी, कोई द्विअर्थी बातें नहीं होती थी, कोई संवाद नहीं होते थे, केवल पोएट्री होती थी। लेकिन आज समय बदला है, चुटकुलों की स्थितियां बिगड़ती जा रही है और कविता वापस लौट रही है। यह सुखद साहित्य जगत के लिए है, बराबर लौटेगी साहब। और लौट इसलिए रही है कि दो बड़े व्यक्ति हमारे, मेरे कवि मित्र हैं, मेरे से जूनियर है, लेकिन वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक तरफ जाते हैं, शैलेश रोड़ा की ओर जाते हैं, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कर रहे हैं, और एक बड़ा प्रोग्राम, वाह भाई वाह प्रोग्राम टीवी पर आप देखते हैं। और दूसरी तरफ कुमार विश्वास जैसे गीतकार हैं, वो अपने गीतों के माध्यम से कविता को जीवित कर रहे हैं और चुटकुलों का क्षमन कर रहे हैं, बरगल बातों को समाप्त कर रहे हैं। और यही आज चल रहा है, और ये बदलाव बहुत जरूरी है कविता के जीवन के लिए, बहुत जरूरी। आपको कविता की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या आपके परिवार से कोई पहले से कवि था? जी हाँ, मेरा परिवार
सदैव से समृद्ध रहा है। इस मामले में ईश्वर की कृपा रही है। मेरे बाबूजी डॉक्टर आनंदलाल जी व्यास, उनकी ही कृपा है, उनका ही मैं बेटा हूँ। तो चूंकि वो बहुत अच्छे कवि थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे और साहित्यकार भी थे। उनकी एक कृति आई थी नया संसार, और उस कृति को जब वो आई तो सबको अच्छा लगा कि व्यास जी इतनी बढ़िया कविताएं कब से लिखते हैं। लेकिन ये उनकी यात्रा इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में जब वो किशोर कुमार के साथ पढ़ा करते थे, उस समय की उनकी यादें थी। और बहुत सारी कहानियां वो उनकी जो राज कपूर साहब फिल्मों के लिए ले जाना चाहते थे उस जमाने में, जब वो इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो वो समय फिल्मों के लिए, अच्छे परिवारों के लिए उपयुक्त नहीं था। अच्छे परिवार के लोग फिल्मों में जाना पसंद नहीं करते। अच्छा, आपको ये जो कविता लिखने की प्रेरणा आपके बाबूजी से मिली, दादाजी से मिली, आपके जीवन की पहली कविता कौन सी थी, या जिस ऐसा कहा जा सकता कि वो कविता कौन सी थी जिसको आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाया है? नहीं, पहली कविता तो मैं बताऊं आपको कि जब मैं प्रथम वर्ष का छात्र था, 1970 की बात है, 70-71 की बात है, तब पहली कविता मैंने कभी लिखी थी। क्योंकि शायद जब तक कोई आकर्षण नहीं होता, जब तक कोई प्रेरणा नहीं होती, शायद कविता नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मेरे जीवन में भी ऐसा आया, और उसी का परिणाम है कि हमने पहली कविता 1970-71 में, चूंकि प्रतापगढ़ में कॉलेज में पढ़ाई तो होती थी, लेकिन सेंटर परीक्षाओं का चित्तौड़ होता था, और तब हमें चित्तौड़ जाना पड़ता था परीक्षा। तो परीक्षा देने जब चित्तौड़ गए तो वहां कुछ ऐसा हुआ और कविता बन पड़ी, और बड़ी श्रृंगार की रोमांटिक, आ जाओ तो इस दिल को करार आ जाए। क्या बात है, पहली बार मैं सुना रहा हूँ ये कविता, आज तक मैंने किसी को नहीं सुनाई, आपको शेयर कर रहा हूँ। स्वागत है। तुम जो आ जाओ तो इस दिल को करार आ जाए, तुम चली आओ तो बागों में बाहर आ जाए। तुम जो आ जाओ तो इस दिल को करार आ जाए, तुम चली आओ तो बागों में बाहर आ जाए। तुम न आओगी तो इन गीतों में रखा क्या है, तुम न आओगी तो इन गीतों में रखा क्या है, तुम न गाओगी तो इन गीतों में रखा क्या है। तुम जो गा दो तो मेरे दिल को करार आ जाए, तुम चली आओ तो बागों में। दिल में अरमान लिए कब से यहाँ बैठा हूँ, दिल में अरमान लिए कब से यहाँ बैठा हूँ, साकी के हाथ से मैं जाम पीने बैठा हूँ। अपने हाथों से पिला दे तो नशा छा जाए, तुम चली आओ तो बागों में बाहर आ जाए, तुम चली आओ तो बागों में बाहर आ जाए। बहुत बढ़िया आपकी जो रचना थी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको कविता की प्रेरणा मिली, आपने कब से लिखना शुरू किया? आपके जीवन में आपने किस कविता की पहली शुरुआत में बताया 1970-71 से लिखी, और पहली कविता चित्तौड़गढ़ में लिखी। स्वागत है। शुरुआत चित्तौड़गढ़ से हुई मेरी कविता लिखने की यात्रा की, और उसके बाद यह सिलसिला चलता रहा और आज तक जारी है। आप सबका प्यार है इसलिए। प्रतापगढ़ में आप कविता के क्षेत्र में किसे अपना आदर्श मानते हैं? प्रतापगढ़ में कविता के क्षेत्र में आदर्श तो परदेसी जी बहुत बड़े उपन्यासकार, साहित्यकार थे, और जिन्होंने अपने जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत किया, लेकिन लेखन को बरकरार रखा, कभी लेखन के साथ समझौता नहीं किया। और शायद मैं भी उन्हीं का एक हिस्सा बना, उनके साथ रहने का, उनके सानिध्य में रहने का मौका कई बार मिला, तो वही मेरी प्रेरणा बने। लेकिन मेरे मूल अगर प्रेरणा को देखें तो वो कवि प्रदीप थे। कवि प्रदीप मेरे गीतों की प्रेरणा है। जब भी मैं गीत लिखता हूँ तो प्रदीप मेरे सामने होते हैं, और प्रदीप जी मेरे परिवार के परिजन है, रिश्तेदार है। मेरे बुआ के सगे मामा ससुर होते हैं। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रदीप जी सारी दुनिया के लिए आज भी हमारे, और वही मुझे प्रेरणा देते हैं, और उनके कारण मैंने बहुत सारे ऐसे गीत लिखे। तो अगर आप चाहें तो दो पंक्तियां सुन लें आप। सुनाइए। कुछ नहीं अपना यहाँ, कुछ नहीं तेरा यहाँ, जीवन तो एक परछाई है, आज यहाँ और कल कहाँ, आज यहाँ और कल कहाँ। ये कैसी जगत की रीत बनी, सुख में सब कोई साथ, ये परिवर्तन नहीं आता। और इसलिए यही कहते हैं तरुण सागर जी, दिवाली के संदर्भ में मुझे बात याद आती है। कई फिल्मों में आपके गीत हैं, तो आपको फिल्मों से आपका कनेक्ट कैसे हुआ? आपका फिल्मों से जुड़ाव कैसे हुआ? एक्चुअली मैं गीत कविताएं तो लिख ही रहा था, कवि सम्मेलन में जाना बरकरार था मेरा,
और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कभी किसी के पास लिखने के लिए नहीं गया, मैं खुद चल के मेरे पास आया, ये मेरा सौभाग्य है। और इसलिए मेरी वीडियो एल्बम भी आई हैं, तो वो भी इसी तरह ही है। मैंने 2 वीडियो एल्बम जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं इसलिए भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। चलो महाकालेश्वर धाम, ये आपकी मेरी वीडियो एल्बम है जो निकली थी, तमाम दर्शकों को ये दिखाई जा रही है। और इसकी और दूसरी एल्बम है होली हनुमान का मेला। ये दोनों वीडियो एल्बम मेरी, और ये बड़ी लोकप्रिय, और चलो महाकालेश्वर धाम तो कम से कम लाखों प्रतियां इसकी बिकी है, ये मेरा सौभाग्य है। और हितेश पटेल और संगीता दुबे ने अपनी आवाज दी, इसमें बहुत बढ़िया गीत हैं। और एक बात और इससे मैं जोड़ना चाहता हूं कि जब ये रिलीज हुई उस समय मैं उस समय विदेश यात्रा पर था, और वहां पर मुझे संदेश हुआ कि इसका लोकार्पण उज्जैन के महाकाल मंदिर के प्रांगण में किया गया। तो ये बड़ी खुशखबरी थी मेरे लिए, और चलो महाकालेश्वर धाम ने मुझे बड़ा लोकप्रियता प्रदान की है। तो ये मेरी 2 उपलब्धियां विशेष रूप से मेरे जीवन को जोड़ती है, कविता की यात्रा में, गीतों की यात्रा में। अच्छा, आपका एक पॉपुलर गीत है जो काफी वायरल भी हुआ है, कि मैं तुझे चाहता हूँ मेरी फितरत ऐसी है। एक बार आप दर्शकों को सुनाइए कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसा गीत है, एक बार पूरा गीत आप दर्शकों को सुनाइए। कविता में अगर आपका नयापन नहीं है, ताजगी नहीं है, तो लोग उसको शायद स्वीकार न करें। लिखने वाले को कुछ न कुछ अपने तरीके से नया कहना चाहिए। ये कोशिश उसकी हमेशा हर कविता में होनी चाहिए कि वो विशाल जी हमारे सामने हैं और विराजे जरा, मुझे सुने आराम से बातचीत, तो उनके प्रति मैं आभारी हूँ। और कुमार भाई और हमारे अली साहब मेरे घर निवास पर आए और इस कार्यक्रम के लिए मुझे इनवाइट करने के लिए मैं उनके प्रति फिर से आभारी हूँ एक बार। और वो कविता की पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जिसने मुझे देश में बड़ा लोकप्रिय बनाया। मेरी फितरत है कि मैं तुझसे इतना प्यार करूं, मेरी फितरत है कि मैं तुझसे इतना प्यार करूं, मैं इतना चाहूं तुझे जान ये निसार करूं, मेरी फितरत है कि मैं तुझसे मैं इतना चाहूं तुझे जान ये निसार करूं। ये मोहब्बत नहीं ये प्यार की कसौटी है, ये मोहब्बत नहीं ये प्यार की कसौटी है, जितना तुझ पे मरूं ज्यादा वतन से प्यार करूं, जितना तुझ पे मरूं ज्यादा वतन। घोषणा का कि जब इतना कवि सम्मेलन में आदमी जाता है या संतों के कार्यक्रम के संचालन के लिए जाता है तो पढ़ाता क्या होगा वो। लेकिन सच मानिए, मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, अर्थशास्त्र भी पढ़ाता था,